नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 83 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई इंडक्टर क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किसी इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। क्या होता है इंडक्टर? बहुत सिंपल है, आप सब जानते हो इंडक्टर क्या होता है कि अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक कॉइल है, एक इस तरह से क्या है मेरे पास कॉइल है, वो कोई सॉलिड हो सकती है या फिर कुछ भी एक किसी भी टाइप की कॉइल हो सकती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। तो कोई भी एक कॉइल क्या कहलाती है? इंडक्टर कहलाती है। तो ये क्या है मेरे पास? एक सिंपल इंडक्टर है। हमने अब समझ लिया कि भाई इंडक्टर क्या होता है। अब हमें यह समझना है कि किस तरह से इस इंडक्टर के अंदर या बोल सकते हैं इस कॉइल के अंदर एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब इसे समझने के लिए आपने जो कल लेक्चर है ना, जहां हमने क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था, वो लेक्चर आपने देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये लेक्चर, आज का ये लेक्चर नंबर 83 लेक्चर नंबर 82 से क्या है? रिलेटेड है या उससे कनेक्टेड है। अगर आपको ये पता नहीं है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तब आप यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यानी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है बात इतनी? ओके। अगर बात इतनी बात क्लियर है, मैं ये मान के चल रहा हूं, मुझे विश्वास है आपने वो देख लिया है, हम इसमें यहां पर आगे को बढ़ रहे हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या है भाई? एक इंडक्टर है या बोल सकते हैं एक कॉइल है। मैंने क्या किया, इस कॉइल को क्या कर दिया, इस तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां क्या लगा दी मैंने? एक बैटरी लगा दी। और यहां पर क्या लगा दिया? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस कॉइल से पास करने वाली करंट को चेंज कर सकूं। और फिर यहां क्या लगा दी? इस तरह से मैंने एक की लगा दी और अज्यूम किया किसी एक इंस्टेंट पर इसमें फ्लो करने वाली करंट कितनी है? आई है। मैंने क्या किया, यहां पर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया। जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा, जैसे मैं क्या करूंगा, आर को चेंज करूंगा, आर को चेंज करने से यहां पर करंट भी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस करंट, वो क्या होगा? चेंज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तब इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। यानी इस करंट के चेंज होने से ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और जब भी किसी कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तब उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट क्या करती है? फ्लो करती है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर वो एक ही कॉइल में दोनों चीज हो रही हैं, करंट भी उसमें फ्लो कर रही है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी कॉइल में आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और हमने कल ये पढ़ा था कि यहां इस सेल्फ इंडक्शन के दौरान, या बोलते हैं इस कॉइल में इंडक्शन के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो यहां पर करंट के इंक्रीज होने का अपोज करता है, जिसे हमने क्या बोला था? बैक ईएमएफ बोला था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार समझाता हूं आपको। मान लिया यहां पर इस डायरेक्शन में करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। जो करंट आई की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यहां फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब यहां पर ईएमएफ कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा, वो इंड्यूस हुआ ईएमएफ क्या करना चाहेगा? इस डायरेक्शन में करंट के इंक्रीज का अपोज करेगा। यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगी किस डायरेक्शन में होगी भाई? इस डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस। जो इंड्यूस करंट होगी किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? जो यहां से फ्लो कर रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही या इंक्रीज हो रही करंट का अपोज करेगा। और जिस ईएमएफ को हमने क्या बोला था? बैक ईएमएफ बोला था। क्या बोला था? बैक ईएमएफ। यानी यहां पर सेल्फ इंडक्शन के दौरान एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ बोलते हैं, जिसका मेन काम क्या है? यानी जो प्राइमरीली क्या करता है कि इस डायरेक्शन में करंट के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। अब जरा समझो, अब मुझे तो क्या करना है? इस कॉइल में लगातार करंट फ्लो करानी है। जैसे मैं करंट फ्लो कराऊं, यहां पर बैक ईएमएफ साहब आ जा रहे हैं, कह रहे हैं हम फ्लो नहीं होने देंगे। मैंने इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया, जो बैक ईएमएफ है उसने क्या कहा? मैं फ्लो नहीं करने दूंगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी करंट फ्लो करती रहे करती रहे करती रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस बैक ईएमएफ के अपोज में
कुछ वर्क करना पड़ेगा। यहां मैं वर्क नहीं करूंगा, कौन वर्क करेगा? ये बैटरी वर्क करेगी। यहां कोई एक्सटर्नल सोर्स क्या करेगा? वर्क करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी अगर मुझे यहां पर लगातार करंट को फ्लो कराना है, क्योंकि बैक ईएमएफ तो क्या चाहता है कि करंट फ्लो करे ही ना, और अगर मुझे यहां पर लगातार करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो कराना है या इस डायरेक्शन में करंट को इंक्रीज करना है, ऐसा ही बोल सकते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या मुझे या फिर एक्सटर्नल सोर्स को क्या करना पड़ेगा? लगातार यहां पर कुछ वर्क करना पड़ेगा इस ईएमएफ के अपोज में, और वो किया गया वर्क डन, अब ध्यान समझ लाइन को, और वह किया गया वर्क डन इस कॉइल में या इस इंडक्टर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। ये बात समझ में आई आपको? तो सिंपल सा क्या है डेफिनेशन है, या बोल सकते हैं सिंपल सा क्या एक्सप्लेनेशन है, किस तरह से किसी एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एक बार दोबारा रिकैप कर लें। होता क्या है? सेल्फ इंडक्शन जब होता है, सेल्फ इंडक्शन के दौरान कॉइल में एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस बैक, अगर मुझे करंट को फ्लो कराना है उस कॉइल में, तब उस बैक ईएमएफ के अपोज में कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही किया गया वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होता है? इस कॉइल में या इस इंडक्टर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। क्लियर हुई इतनी बात? इसको कभी कभी हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर एक और वर्ड यूज कर देना, क्या? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर होगी उसका एक और नाम क्या है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ही मैंने यहां पर राम कहानी आपको सुनाई, वो कहानी मैंने यहां पर लिख दी है, तो आप क्या करो? कोई पेन निकालो और हिंट डालो, क्या? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, या बोलते हैं उसको कैसे डिफाइन करेंगे? ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन ए बैक ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल, और वी कैन से इंडक्टर, एंड वर्क डन अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उस बैक ईएमएफ के अपोजिट जो किया गया वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये तो क्या है? इसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पर। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, स्टोर्ड इन इंडक्टर। ठीक है, समझते हैं जरा। मान लो मेरे पास क्या है, यहां पर इस तरह से एक इंडक्टर है। ओके, ये मेरे पास क्या है? एक इंडक्टर है। इसको मैंने कहाँ कनेक्ट कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ क्या लगा दिया? इस तरह से एक रेजिस्टेंस लगा दिया या वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया। ये मेरे पास एक कॉयल है इस तरह से, और यहाँ मान लिया आई करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। और अज्यूम करो यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ कहाँ की ओर आएगा? इधर की ओर। तो जो ई है मेरे पास, ये क्या है? मेरा बैक ईएमएफ है। ठीक है, कोई बता सकता है इस बैक ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? सिंस वी नो दैट जो बैक ईएमएफ होता है दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन, और जो हमने कल डिस्कस कर रखा है ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन कितना होता है? माइनस का एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है। अगर मैं इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा? एल डी आई बाई dt के बराबर आ जाएगा। सेड इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। एक बात ध्यान देनी है, यहां L क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है। और जो यहां पर di/dt है वो दिखा रहा है कि किस तरह से इस I की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I। क्या दिखा रहा है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आई विथ टाइम दिखा रहा है, और साफ साफ पता चल रहा है जितनी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? इस di/dt की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ईएमएफ यहां पर क्या होगा? इंड्यूज होगा, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एल किस पर डिपेंड करता है? ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। वो फिक्स हो जाएगा जिससे हम कॉइल को बना रहे होंगे, क्योंकि रेडियस फिक्स हो जाएगी, उसकी लेंथ फिक्स हो जाएगी, इसके अंदर क्या मटेरियल है वो भी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। यानी कॉइल बनने के बाद जो चीज वेरी हो सकती है वो सिर्फ क्या है? मेरे पास आई है। इसका मतलब जो ईएमएफ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? di/dt पर डिपेंड कर रहा है, यानी किस तरह से करंट, किस रेट से करंट वहां पर चेंज हो रही है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है तो यहां पर इस बैटरी को, यानी जो इस एक्सटर्नल सोर्स को वर्क करना पड़ेगा किसके अपोज में? इस ईएमएफ के अपोज में वर्क करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर ये निकाल दूं रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या निकाल दूं? रेट ऑफ
डूइंग वर्क निकालो, डूइंग वर्क निकालो, बताओ कितना हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। और हम सब जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, पावर होता है, होता नहीं होता है। सिंस वी नो दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है। और पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आई के बराबर आता है। पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई के बराबर होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इन द सर्किट। तो पी इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, वी आई के बराबर पढ़ा है। अब इस केस में ये V किससे रिप्लेस हो जाएगा, इस EMF से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर मान के चले हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है भाई, 0 है, ये हमारा अजम्पशन है। तो यहां से P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इस dw बाई dt को क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू आई। मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, क्योंकि पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां से मेरे पास dw बाई dt इक्वल टू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू कितना आ गया, आई आ गया। अब एक काम करो, ये वैल्यू उठाओ, इधर पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से इधर। तो यहां से मेरे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज एल डी आई बाई डी टी, और इनटू कितना आ गया, ये आई आ गया, ठीक है। अब देखो यहां भी डी टी है, यहां भी डी टी है, हम इसको ऐसे काट तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस अबव इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई डी आई, ऐसे लिख सकते हैं। से इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ओके। तो इसको मैंने काटा नहीं, वैसे हम काट सकते हैं, फिजिक्स वालों को इतना अलाउ होता है कि मैंने टी से डी क्या कर दिया, काट दिया। वैसे मैथ्स में ऐसे कटता नहीं है, ठीक है, ऐसे कटेगा नहीं, लेकिन इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ओके। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर है। अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या दिखा रही है हमको, ये दिखा रहा है बैटरी ने डी डब्ल्यू वर्क किया जब हमने करंट को कितना चेंज किया, डेल्टा आई चेंज किया। यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज करने में इस बैटरी ने कितना वर्क किया, या एक्सटर्नल सोर्स ने कितना वर्क किया, डी डब्ल्यू वर्क किया। अगर मैं ये निकाल दूं, अगर मैं ये निकालना चाहूं, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन इन चेंजिंग करंट, चेंजिंग करंट, करंट फ्रॉम 0 टू आई। अभी तो कहां से कहां, डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा आई चेंज करने में डी डब्ल्यू वर्क किया, और अगर मुझे 0 से आई चेंज करना है करंट को, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन एल डी आई डी आई, एल डी आई डी आई, और लिमिट कहां से कहां, 0 से कहां जाएगी, आई आ जाएगी, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। यानी आई करंट को सेटअप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा, ये हमने निकाला। तो यहां से मेरे पास डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल आई, और आई इंटू कितना आ गया, डी आई आया, और आई डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एल, आई का इंटीग्रेशन आई के रिस्पेक्ट में आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से आई आ जाएगा। तो W इज इक्वल टू एल, पहले अपर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, ये कैपिटल आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से वर्क डन W इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा वाला टर्म, तो बचा मेरा ये वाला, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर के बराबर आ गया। तो दिस इज वर्क डन बाई दिस एक्सटर्नल सोर्स, और वी कैन से वर्क डन बाई दिस बैटरी टू सेट अप आई करंट इन दिस सर्किट। आई करंट फ्लो कराने के लिए, या इन दिस कॉयल आई करंट को फ्लो कराने के लिए कितना वर्क किया इसने, इतना वर्क किया। एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन से दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाई यू लिख दो, या यू बी लिख दो, कितना आ जाएगा, ये हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कॉयल, और वी कैन से इंडक्टर विल बी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, जहां पर एल क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस है, एल क्या है मेरे पास, सेल्फ इंडक्टेंस है, और आई क्या है मेरे पास, करंट है, आई क्या है, करंट एट एनी इंस्टेंट। क्लियर है बात नहीं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर
इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब यहां से एक चीज को समझना बड़ा आसान हो जाता है, दैट इज हेडिंग डालो। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिजिकल मीनिंग ऑफ एल। एल की फिजिकल मीनिंग क्या होती है? एल यानी इस एल की बात हो रही है, सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो हेडिंग हमारे पास क्या, फिजिकल मीनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल की बात हो रही है, ठीक है। अब जरा समझना, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, UB इक्वल टू हाफ ऑफ LI² पढ़ा। से इट इज सम इक्वेशन नंबर ए। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर ए बोल दो। हमें यह देखना है कि भाई इस L का रोल क्या है यहां पर। अब जरा समझेंगे, हमने एक चीज पढ़ी, जो बैक EMF है E इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का L DI/dt है। यहां बोल सकता हूं E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू L DI/dt आ गया। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो E की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी भाई, L पे डिपेंड करेगी। यानी यहां पर इस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहां पर इस EMF की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यानी L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहां पर इस करंट को यहां पर ऐसे फ्लो करने में उतना ज्यादा कठिनाई होगी। ये तो समझ रहे हैं हम। यानी अगर करंट इस डायरेक्शन हमारा इंक्रीज हो रही है, करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, और इस बैक EMF का मेन काम क्या है कि करंट को इस डायरेक्शन में इंक्रीज ना होने देना। और यहां से हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर L की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो E की वैल्यू यानी बैक EMF की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर बैक EMF की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर इस करंट को इस डायरेक्शन में इंक्रीज होने पर ज्यादा अपोज का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी हमने एक चीज कहां पढ़ी है, मैकेनिक्स में पढ़ी है, जिसका नाम हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैकेनिक्स में, मास। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होता है, वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करने में उतना ज्यादा रेजिस्ट लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा, उसकी इनर्शिया उतनी ज्यादा होगी, और वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के चेंज होने में उतना ज्यादा रेजिस्ट लगाएगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा। जैसे मेरे पास एक पत्थर है इतना बड़ा, और इतनी बड़ी फुटबॉल है। पत्थर, ये क्या है, मेरे पास स्टोन है, और ये मेरे पास क्या है, फुटबॉल है। हम सब जानते हैं जो स्टोन का मास होता है वो फुटबॉल के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर मैं दोनों में किक मारूंगा, फुटबॉल तो आसानी से आगे निकल जाएगी, लेकिन पत्थर हमारा पैर तोड़ जाएगा। इसका मतलब इसकी इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। इसकी इनर्शिया कम है, क्योंकि इसका मास क्या है, कम है। सेम वही रोल यहां इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन प्ले कर रहा है, ये L प्ले कर रहा है। यानी जिस कॉइल के लिए L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा बैक EMF लगाएगा, यानी वो उतना ज्यादा करंट के इंक्रीज होने का या चेंज होने का अपोज करेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा सा फील और देता हूं। हमने यहां पर जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, इन मैकेनिक्स वी ऑल नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv², ये होता है। या इसको हम क्या लिखता हूं, हाफ ऑफ m dx/dt का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। तो सेम यहां भी ऐसे, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग दिस, यहां v है, यहां क्या है, करंट है, यहां क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, यहां क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, मतलब dq/dt है। और यहां क्या है, 1/2 है, और यहां भी क्या है, 1/2 है। यहां L है, यहां क्या है, m है। तो इस इक्वेशन से भी देख सकते हो आप, जहां मास आ रहा है यहां क्या आ रहा है, L आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, L इज इलेक्ट्रोडायनेमिक एनालॉगस ऑफ इनर्शिया। यानी जो काम मैकेनिक्स में मास करता है वो क्या है, इनर्शिया का काम है। वही काम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कौन करता है, L करता है, ठीक है। L का वही काम है कहां, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। क्लियर बात? किसका काम, इनर्शिया जैसा काम करता है, यानी करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने का अपोज करता है, चेंज होने का अपोज करता है। सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज फिजिकल मीनिंग ऑफ L। यानी जो L है वो किसके इक्विवेलेंट है भाई,
मास के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? मास के इक्विवेलेंट है। अब कभी कभी बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्लास 11th में ये पढ़ा तो होता है, क्योंकि मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया, लेकिन 12th में उन्होंने एक चीज और पढ़ी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यू ई इक्वल टू क्या होता है? हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर होता है। और वो लोग क्या कर जाते हैं, इस एल को, इस इंडक्टेंस को इस कैपेसिटेंस सी से कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है। दोनों के नाम ऐसे लगते हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। ये किसके इक्विवेलेंट है? मास के इक्विवेलेंट है, न कि कैपेसिटेंस के। तो इसको यहां से कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज हमारा जो चैप्टर है, कौन सा वाला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, वो समाप्त होता है। कल से हम डिस्कस करेंगे या पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।